गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको अभी तक के जैसे कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में अभी तक के जो पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा साइंस 1 साइंस 2 या तो कंप्लीट साइंस आपको टेक्स्ट बुक था। उसमें आपको साइंस के जो सेक्शंस है जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस तरीके से आपको वो पार्ट सेक्शन में साइंस आपने नहीं पढ़ा था। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आप लोग ने साइंस 1 या साइंस 2 में जो भी लेसन्स पढ़े जैसे कि रिलेटेड विद दैट साउंड, the lessons which are related to the sound, the lessons in which we have studied optics, that is light, फिर उस rather than mechanics, ये सारे सेक्शन बिलोंगिंग टू फिजिक्स। तो मैं आपको आपके पूरे साल भर में फिजिक्स पढ़ाऊंगी। माई सेल्फ मिसेस भक्ति शेंडमारे एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट फिजिक्स। सो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स क्या है? सो फिजिक्स ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम लोग हमारे सराउंडिंग में रहने वाले या सराउंडिंग में होने वाले सभी नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी, और फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। दिस इज सिंपल डेफिनेशन. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस डेफिनेशन, बट स्टिल वी मस्ट नो द डेफिनेशन. ओके, बट इसमें अभी हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? इसमें हम लोग सभी टर्म्स सीखने वाले हैं जो रिलेटेड विद द फिजिक्स। उसमें से कुछ टर्म्स आपको ऑलरेडी 9th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने पढ़े हुए हैं, लेकिन वो जो टर्म्स आपने पढ़े हुए वो सिर्फ रटे हुए या थोड़े बहुत समझे हुए, जो एग्जैक्टली या परफेक्टली हमको भी उसको समझना है और उससे रिलेटेड आगे हमको सिलेबस में आगे भी ऐसे टर्म्स आएंगे या सिलेबस में आगे बढ़ना है। तो ऐसे कौन से टर्म्स है? तो बेसिक से बिल्कुल हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। हालांकि इवन दो दिस बेसिक टर्म्स आर फैमिलियर विथ यू, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस ऑल बेसिक टर्म्स. द वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मीन बाय रेस्ट पोजीशन. रेस्ट पोजीशन यानी क्या होता है? रेस्ट कब कहते हैं? व्हेन यू विल से दैट द बॉडी इज इन अ रेस्ट. राइट नाउ सपोज टू बी कि अभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ, राइट, और आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप मेरे हो गए सराउंडिंग. मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप हो गए मेरे सराउंडिंग. तो अगर आप मुझे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते जा रहे हो और मेरी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही हूँ, आप मुझे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते जा रहे हो और मेरी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ. ठीक है, तो हम ऐसा कब कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है? तो इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ रेस्ट कंडीशन. एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ. व्हेन यू विल से दैट द बॉडी इज इन अ रेस्ट कंडीशन, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी, आई एम सपोज टू बी द बॉडी एंड यू आर सपोज टू बी माई सराउंडिंग, तो आप मुझे कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हो और मैं आपको एक ही जगह पे खड़ी दिखाई दे रही हूँ. इसका मतलब आपके हिसाब से मैं रेस्ट कंडीशन में हूँ. तो इस पोजीशन को बोलते हैं रेस्ट पोजीशन. तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल डिफाइन रेस्ट पोजीशन और रेस्ट? इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी is not changing if the position of the body is not changing with respect to surrounding, if the position of the body is not changing with respect to surrounding, then the body is said to be in rest. अगर बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, तब हम कहते हैं कि बॉडी ये रेस्ट कंडीशन में है. अब सवाल ये था कि आप ऐसा कब कहोगे कि बॉडी मोशन में है? तो मोशन की कंडीशन देखो. अब अगर मुझे ऑब्जर्व करोगे और मैं आपको यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही हूँ, कुछ देर बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगी और थोड़ा आगे बढ़ूंगी लाइक दैट, और आप मुझे ऑब्जर्व करते जा रहे हो और पता चल रहा कि आप जिस ऑब्जेक्ट को या जिस पर्सन को या जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे थे
उस बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रही है। पहले एक जगह थी, थोड़ी देर बाद वो उसकी जगह बदल गई और थोड़ी देर बाद उसकी जगह बदल गई, मतलब वो बॉडी की पोजीशन आपके हिसाब से बदलते जा रही, आपके हिसाब से इन द सेंस सराउंडिंग के हिसाब से। तब हम कहेंगे कि बॉडी इज इन अ मोशन। तो मोशन को यानी बॉडी मोशन में ऐसा हम कब डिफाइन करेंगे? तो इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी is changing continuously, if the position of the body is changing continuously with respect to surrounding, then the body is said to be in a motion. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे मोशन को? मोशन, when you say that the body is in a motion, if the position of the body is changing, if the position of the body is changing continuously with respect to surrounding, if the position of the body is changing continuously with respect to surrounding, then the body is said to be in motion. अगर बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से कंटिन्यूअसली बदलते जा रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है डिस्टेंस। हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? और एक और कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तो थोड़ा सा मैं पहले डिस्टेंस के बारे में बता दूं आपको, फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस, ओके, इधर देखो, ये एक लोकेशन है, दिस इज वन लोकेशन ऑफ द बॉडी एंड राइट नाउ ये ऐसा पहाड़ है, ठीक है। तो ये बॉडी को इस पहाड़ से पूरा टोटल पाथ कवर करके इस लोकेशन पे पहुंचना है। इस बॉडी को इस लोकेशन से इस जगह पहुंचना है, तो दूसरा कोई रास्ता अवेलेबल है नहीं। तो ये बॉडी क्या करेगी, ये पूरा इतना लंबा पाथ ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंचेगी। तो जो एक्चुअल पाथ इस बॉडी ने ट्रैवल किया between the initial and the final position, the actual path length traveled by the body between the initial and the final position is called as distance. तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल करते वक्त डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वो zigzag मैनर में जैसा चाहे वैसा जा रही है। इट इज़ irrespective ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस मेजर करते वक्त आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी वांट ओनली द पाथ लेंथ, ठीक है। तो इसीलिए हम डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, द एक्चुअल पाथ लेंथ, लिसन केयरफुली, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन irrespective of direction is called as distance. What do you mean by distance? The actual path length traveled by the particle between the initial and the final position irrespective of direction is called as a distance. तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? What do you mean by displacement? तो ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर ये बॉडी को ये डेस्टिनेशन से यानी ये डेस्टिनेशन से ये डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? तो ये बॉडी अगर सीधा रास्ता यहाँ पर अवेलेबल है तो ये बिल्कुल सीधे लाइन में ये बॉडी इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन पे जाएंगी। जैसे अपन टनल वगैरह बनाते, सपोज टू बी कि अब यू हैव मेड अ टनल ओवर देयर, सीधे लाइन सीधा पाथ में टनल बना दिया, तो उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, उससे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है?
तो डिस्टेंस मेजर करते वक्त हम लोग एक्चुअल पाथ उस बॉडी ने कितना ट्रैवल किया वो देखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मेजर करते वक्त हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो देखते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल थोड़ा एनालाइज करके बताती हूँ। ये दोनों डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में दी है ऑलरेडी, तो अभी हम ये नोट्स में से ये डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे हमारी पूरी आइडिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये सर्क्यूलर पाथ, ध्यान से सुनना या ध्यान से देखो, एक यहाँ पर सर्क्यूलर पाथ है और ये पोजीशन को हम बोलेंगे ए, दिस इज द पोजीशन बी, दिस इज द पोजीशन सी एंड दिस इज द पोजीशन डी। ठीक है, अब एक बॉडी को पूरा सर्कल में घूम के, पॉइंट ए से घूम के पूरा राउंड मार के फिर से वो पॉइंट ए पे आने वाली है। तो इस एग्जाम्पल में बॉडी ने टोटल पाथ यानी एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया, देखो फिर से बता रही हूँ, बॉडी ए पोजीशन से निकलेंगी, पूरा राउंड मार के फिर से ए पे ही पहुंचेंगी। तो हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस एग्जाम्पल में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कितना आएगा, तो मैं बोलूंगी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का पेरीमीटर होगा उतना ही एक्चुअल पाथ वो बॉडी ट्रैवल करके आएंगी। तो इस एग्जांपल में डिस्टेंस हो गया 2πr लेकिन अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारी बॉडी पॉइंट ए से निकली है और पूरा राउंड मार के ए पे ही पहुंची, तो इनिशियल पोजीशन भी वही है और फाइनल पोजीशन भी वही। तो आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मैं बोलूंगी कि 0, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। क्यों ऐसा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। तो इनिशियल भी वही थी और पूरा राउंड मार के खत्म करके जब वो आई तो फाइनल भी वही थे, बराबर है। तो इसका मतलब उसका इनिशियल और फाइनल लोकेशन वही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। तो देखो सेम एग्जांपल में डिस्टेंस आपका ट्रैवल हुआ है 2πr और डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है 0। अब मैं लेती हूँ पाथ, बात करते हैं पाथ ए बी। एक बॉडी जो है वो पार्टिकल है अपना, या बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा है। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस एग्जांपल में डिस्टेंस कितना हुआ। फिर से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर डिस्टेंस ए बी कितना हुआ है, तो मैं बोलूंगी डिस्टेंस ए बी जो हुआ वो पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर था 2πr उसका क्वार्टर पार्ट मतलब 1/4 पार्ट, यानी कि पूरा पेरीमीटर ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों हुआ रे, देखो पूरा सर्कल उसका 1/4 पार्ट, ए से बी करते वक्त सिर्फ 1/4 पार्ट उस बॉडी ने ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू पूरा सर्कल का पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय 4। तो ये हुआ है 2, पाई की वैल्यू 3.14 हम लेंगे और ये हो गई सर्कल की रेडियस r और ये डिवाइडेड बाय 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर से 3.14 को 2 से डिवाइड करने के लिए आता है 1.57, तो ये आएगा 1.57 टाइम्स r। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन ए टू बी। अब इसी एग्जाम्पल में मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनना, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद दिलाती हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल। अब मैं यहाँ से सीधे लाइन में शॉर्टेस्ट पाथ निकालती हूँ, देखो ऐसा, तो ये हो गया आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो, कैन यू सी दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन व्हिच इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका सर्कल का सेंटर और ये हो गई आपकी रेडियस, डॉटेड से बता रही हूँ, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल एज वेल एज दिस इज ऑल्सो अ रेडियस ऑफ सर्कल। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट ए बी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ए बी बाय पाइथागोरस। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी मैं यहाँ पे निकालती हूँ साइड में, हाँ, थोड़ा सा हम या तो ऊपर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी। अब वो तो हम पाइथागोरस से निकालेंगे, तो आपको पता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बाय यूजिंग पाइथागोरस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और इसका रूट आएगा ए बी स्क्वायर का रूट ए बी और इसका आएगा रूट 2r। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी आपको मिल रहा है रूट 2 टाइम्स आर। अब मैं रूट 2 की वैल्यू आपको बताती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है 1.414 आर। सो इस प्रकार आपको डिस्प्लेसमेंट ए बी मिला है 1.414 आर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ए बी मिला आपको 1.414 आर, वेराज डिस्टेंस ए बी मिला, डिस्टेंस शॉर्ट में डिस्टेंस ए बी मिला है 1.57 आर। राइट, तो बताओ कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स डिस्टेंस यहाँ पे बड़ा दिखाई देगा। देखो एक सेम एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2 और ये था एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 2 में आपने देखा कि डिस्टेंस ए बी इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ए बी, और एग्जांपल 1 में आपने देखा, एग्जांपल 1 में डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई आर, वेराज डिस्प्लेसमेंट इन वन रिवॉल्यूशन इज 0। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। इस एग्जांपल में भी डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। अब मैं लेती हूँ थर्ड एग्जांपल, ये दोनों निकाल देते हैं, ये दोनों यहाँ से मिटा देती हूँ और लेती हूँ थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल 3 इसी प्रॉब्लम में। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, सपोज हमारा पार्टिकल अब आ रहा है ए से, ए पोजीशन से ये सी पोजीशन पे, यानी ऐसा घूम के आधा सर्कल कवर करके आ रहा है, आधा सर्कल। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रही हूँ, डिस्टेंस ए सी। तो थर्ड एग्जांपल में मुझे डिस्टेंस ए सी चाहिए, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक के मुझे जाना है। तो आपको पता है कि पूरा रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो 2 पाई आर होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। राइट, तो फिर आधे पे कितना हो गया? 2 पाई आर का आधा, पेरीमीटर का आधा। तो डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2। तो ये 2 गया, इट मीन्स पाई इंटू आर। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये हो गया आर, डिस्टेंस ए सी हो गया आपका 3.14 आर। अब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट ए सी, डिस्प्लेसमेंट ए सी। अब डिस्प्लेसमेंट ए सी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए सी। ओके, तो ए पोजीशन से अभी मुझे सी पोजीशन तक जाना पड़ेगा। इधर देखो, डिस्प्लेसमेंट ए सी, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन एक बार याद दिलाती हूँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल था आपका पॉइंट ए और फाइनल था आपका पॉइंट सी। तो पॉइंट ए से सी, आपको पॉइंट ए से सी सीधा जाना है, सीधा पॉइंट ए से सी सीधा जाना है। तो यू कैन सी दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज सीधा सीधा डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि आर एंड ये आर,
ये हो गया ट्वाइस आर। तो डिस्प्लेसमेंट AC आपका आ रहा है ट्वाइस ऑफ आर। डिस्प्लेसमेंट AC क्या आ रहा है? ट्वाइस ऑफ आर। वेरएज डिस्टेंस AC क्या आ रहा है? 3.14 आर। अब फिर से एक बार इस एग्जांपल में जज करते हैं कि क्या बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। अगेन यू कैन सी दैट यहाँ पर डिस्टेंस बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। लेकिन ये तो हो गया सर्कल के बारे में। जब पाथ, लिसन केयरफुली, जब पाथ कर्व पाथ, कर्व समझते हैं ना, कर्व, तो जब पाथ कर्व लाइक होता है, कर्व यानी ऐसा कर्वी लाइक पाथ या कर्व लाइक पाथ, ऐसा जब होता है ना, तब हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। लेकिन जब पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन यानी देखो बताते हैं स्ट्रेट लाइन, एक एग्जांपल स्ट्रेट लाइन वाला भी दे देती हूँ। ये देखो यहाँ पे ये सीधी लाइन है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और हमारा पार्टिकल ए से बी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई मुझे पूछे कि डिस्टेंस ए बी क्या है, डिस्टेंस ए बी, तो सपोज इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बोलूँगी 10 सेंटीमीटर। और कोई मुझे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी वो भी तो 10 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल वो भी वही होगा, और एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ये भी वही होगा। तो इस प्रकार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस एग्जांपल में सेम आएंगे, क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन था। पाथ जब स्ट्रेट लाइन होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, और जब पाथ कर्व लाइक होता है, कर्व लाइक, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो हम मॉरल ऑफ द स्टोरी इज व्हाट नाउ, इतनी सारी स्टोरी हो गई पर मॉरल ऑफ द स्टोरी पता नहीं चला। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी कहता है कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबरी में होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। एक बार फिर से मैं पॉइंट रिपीट कर रही हूँ कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबरी में भी हो सकता है अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन हो तो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डिस्टेंस कैन बी आइदर ग्रेटर देन or equal to displacement. Listen carefully now. You have to remember this or you have to fit this point in your mind. कि distance may be greater than or equal to displacement, but it can never be less than displacement. Clear हो गया? तो ये मैंने जो दो डेफिनेशन आपको नोट्स में लिखा के दी है, वो एक बार मैं दोनों डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेती हूँ। ऑलरेडी आई हैव डिक्टेटेड इन योर नोट्स व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट। So I am going to repeat this all definitions. Distance, the actual path length, the actual path length traveled by the particle between the actual path length traveled by the particle between the initial and the final position. The actual path length traveled by the particle between the initial and the final position, irrespective of direction, is called as distance. ठीक है? नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट उसकी डेफिनेशन क्या है? देखो ये डिस्टेंस की हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the
the shortest distance between the initial and the final position. The shortest distance between the initial and the final position is called as displacement. Okay, this is what about the definition. In next video we are going to discuss these all definitions again in details. Okay.